वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड से जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है 1200 टू 1700 इसका जो फर्स्ट टॉपिक है फाउंडेशन एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द सल्तनट्स ऑफ दिल्ली 13th टू 15th सेंचुरी ये देखने वाले हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है। ये टॉपिक को मैं आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसको 2 से 3 पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि आपको सेपरेटली हर टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर जा सकती है तो वो आपको बोरिंग भी लगेगा। इसीलिए इस वीडियो को हम पार्ट्स में बनाने वाले हैं, तो ये पार्ट 1 है। अब बात रही बाकी के पार्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाना, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी के जब पार्ट्स जो होंगे वो आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप आके जो भी आप अपनी बात बताना चाहें यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, और अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्या स्नातक 1 सर्च मारकर टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 में से जो आपका फर्स्ट ही जो यूनिट है वो है फाउंडेशन एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द सल्तनट्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आज हमें पढ़ना है। आपको मैं टोटल दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ाऊंगा। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। आज की पूरी वीडियो डेडिकेटेड है स्लेव डायनेस्टी के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा कोशिश करूंगा मैक्सिमम टॉपिक कवर करूं, उसके अंदर 2 से 3 पार्ट में पूरा आपका जो भी टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। The sudden death of Muhammad Ghori in 1206 by an assassin created a difficult situation for the Turks in northern India. मोहम्मद गोरी का जब मतलब यहाँ पे मतलब असैसिनेशन हो जाता है, जब वो मर जाता है तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है तुर्क्स के लिए जो कि नॉर्थ इंडिया में थे उस टाइम। ही लेफ्ट बिहाइंड एन एक्सटेंसिव एम्पायर, और उसके मरने के बाद उसका इतना बड़ा एक एम्पायर था जो कि घुरी से लेकर सेंट्रल एशिया से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था, नदिया तक। ये और यहाँ पे हिमालयन तराई से लेकर डेजर्ट्स ऑफ राजपूताना तक इतना बड़ा एक्सटेंसिव वास्ट एम्पायर छोड़कर मोहम्मद गोरी चल दिया। ठीक है, मतलब उसकी डेथ हो गई। मुइजुद्दीन, पॉपुलरली नोन एज मोहम्मद गोरी, लेफ्ट नो मेल हायर टू सक्सीड हिम। भाई मोहम्मद गोरी का कोई भी हायर नहीं था जो उसके बाद उसको सक्सीड करता, लेकिन एक उसका अच्छा खासा ऑफिसर था जो उसका स्लेव भी था जिसका नाम था ऐबक, और वो हमेशा साथ रहता था उनके उसके। द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज लेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन मानी जाती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। मोहम्मद घोरी हैड नो सन, इसका कोई बेटा नहीं था। हिज इंडियन पोसेशंस फेल इनटू द हैंड्स ऑफ वन ऑफ हिज स्लेव ऑफिसर, और जो इंडिया का जो उसका पूरा जितना भी उसने भाई जीता वो अब कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ गया था एम्पायर। हु बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द न्यूली एस्टेब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत, और ये यहाँ का पहला सुल्तान बन गया। दैट अ स्लेव कुड हैव अटेन्ड सच अ हाई स्टेटस सीम्स रेदर स्ट्रेंज, काफी अजीब सा लगता है ना सुन के कि एक स्लेव को कैसे इतना हाई स्टेटस मिल गया। भाई इसका नाम स्लेव डायनेस्टी ही इसीलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो रूलर हुए हैं वो स्लेव ही थे। ओके, देयर वॉज लिटिल सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू स्लेवरी अमंग तुर्क्स। ठीक है, और देखो स्लेव्स जो होते थे ना, स्लेव्स मैरिड इन द फैमिली ऑफ देयर मास्टर्स, अपने ही मालिक के फैमिली में शादियां भी करते थे और बाद में मतलब सक्सीड कर लेते थे। जब वो उनका जो भी मालिक है वो मर जाता था तो फिर ये राजा बन जाते थे, रूलर बन जाते थे। इन 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ऑफ इंजुरीज रिसीव्ड इन अ फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स। भाई 1210 की बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया जब वो हॉर्स से गिर जाता है, उसको इंजरी होती है। वो चौगान खेल रहा था जिसको हम पोलो भी कहते हैं, जो हॉर्स पे खेल खेला जाता है। ही वॉज सक्सीडेड बाय इल्तुतमिश। अब आगे जो आया, जो रूलर बना, जो सुल्तान बना वो था इल्तुतमिश। और वो कौन था? ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, ऐबक वाज अ ब्रेव सोल्जर। कुतुबुद्दीन ऐबक काफी ब्रेव सोल्जर था एंड अ कॉम्पिटेंट मिलिट्री जनरल, और हुज कंट्रीब्यूशन इन एक्सटेंडिंग द तुर्किश एम्पायर वाज यूनिक। तो भाई इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया अपने एम्पायर को, काफी ब्रेव था। और आगे अब मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये पोलो का जो है गेम होता है, तो यही खेलते हुए जो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी डेथ हुई थी। अगला टॉपिक है इल्तुतमिश।
सो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आते हैं वो है इल्तुतमिश 1210 से लेकर और 36 तक। ठीक है, अब इनके बारे में समझते हैं। इल्तुतमिश इल्तुतमिश मस्ट बी रिगार्डेड एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ द टर्किश कंक्वेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। इल्तुतमिश को माना जाता है कि यही कंसोलिडेटर था जिसने ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड किया। एट द टाइम ऑफ हिज एक्सेशन अली मर्दान खान हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ बंगाल। तो जिस टाइम पे इल्तुतमिश रूलर बनता है, सुल्तान बनता है, उसी टाइम अली मर्दान खान नाम का एक आदमी अपने आप को बंगाल का किंग बता देता है। एंड बिहार वाइल कुबाचा, एक कुबाचा नाम से भी आदमी था, अ फेलो स्लेव ऑफ ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक स्लेव था कुबाचा, हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मुल्तान। और भाई उसने अपने आप को मुल्तान का इंडिपेंडेंट रूलर बता दिया। एंड उसने लाहौर और कुछ पंजाब के पार्ट्स को सीज भी कर लिया। एट फर्स्ट इवन सम ऑफ द फेलो ऑफिसर्स ऑफ इल्तुतमिश नियर दिल्ली वर reluctant टू एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी। कुछ कुछ ऑफिसर्स ऐसे थे जो नहीं मानना चाहते थे इल्तुतमिश की अथॉरिटी को। During the early years of his reign, इल्तुतमिश's attention was concentrated on the northwest। इल्तुतमिश का जो मेन कंसंट्रेशन होता था वो नॉर्थ वेस्ट रीजन पे होता था इंडिया के, क्योंकि वहीं से ज्यादातर अटैक्स होते थे। A new danger to his position arose with the conquest of गजनी by ख्वारिज्म शाह। सो गजनी जो था, ठीक है, जो आप कह सकते हो कि भाई तुर्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी, वहां पे ख्वारिज्म शाह ने कॉन्कर कर लिया उसको। और उसके बाद क्या होता है, द ख्वारिज्मी एम्पायर वॉज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन सेंट्रल एशिया एट दिस टाइम। और ख्वारिज्मी एम्पायर उस टाइम का सेंट्रल एशिया का मोस्ट पावरफुल स्टेट बन गया था। एंड इट्स ईस्टर्न फ्रंटियर नाउ एक्सटेंडेड अप टू द इंडस। और इसकी फ्रंटियर जो थी ईस्ट साइड की, वो इंडस तक आ चुकी थी। सो इन ऑर्डर टू अवर्ट दिस डेंजर, ये डेंजर से बचने के लिए इल्तुतमिश मार्च्ड टू लाहौर एंड ऑक्यूपाइड इट। सो इल्तुतमिश लाहौर जाता है और उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। The Rajputs presented another problem with which Iltutmish had to grapple. So राजपूत के साथ प्रॉब्लम आई। They were making a fresh bid to throw off the yoke of Turkish rule। राजपूत चाहते थे कि ये जो टर्किश रूल है ये हट जाए। The security of the Turkish political ascendancy in India demanded the subjugation of the insurgent Rajputs and the recovery of the territories lost to them. So this Iltutmish achieved methodically, and the Ranthambore was the first to be captured in 1226। ये कैप्चर कर लिया इन्होंने। The victory over Ranthambore was followed by Nagaur। उसके बाद नागौर कैप्चर हो गया 1227 में। ग्वालियर भी आ गया भाई दिल्ली सल्तनत के अंदर 1231 में। सो इल्तुतमिश मेड अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन मॉनेटरी सिस्टम ऑल्सो। भाई इल्तुतमिश ने एक सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था जिसको टंका कहा जाता था, और एक कॉपर का कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया था जिसको जीतल कहा जाता था। तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। इक्ता सिस्टम भी इसी ने ही स्टार्ट किया था। ओके, इक्ता सिस्टम होता क्या था कि जो ऑफिसर्स होते थे उनको सैलरी ना देकर उनको कुछ लैंड दे दिया जाता है, और उस लैंड पे जो रहता है भाई वो इक्तेदार कहलाता है। उसको हम, ठीक है, उसको हम इक्ता कहते हैं जो लैंड होता है। और बस यही, इसी से वो पे होता था, इसी को हम इक्ता सिस्टम कहते हैं। अब जो नेक्स्ट सुल्तान, या कह सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम विमेन रूलर, ये है रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर 39 तक का इनका पूरा रेन था, इनका टाइम था। समझते हैं इनके बारे में। ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर, इल्तुतमिश के कुछ आखिरी टाइम में इल्तुतमिश काफी वरीड थे क्योंकि सक्सेशन की प्रॉब्लम थी। ही कंसिडर्ड नन ऑफ हिज सर्वाइविंग सन्स टू बी वर्थी ऑफ द थ्रोन। अपने बेटों को वो निकम्मा मानते थे, ये इतना ज्यादा नहीं काबिल मानते थे कि अपने बेटों को ये वहां पे मतलब किंगडम में पूरा मतलब ऊपर बिठा दें गद्दी पे। आफ्टर एंशियस कंसिडरेशन, काफी एंजाइटी हो रही थी उन्हें, ही फाइनली डिसाइडेड टू नॉमिनेट हिज डॉटर। सो फाइनली उसने अपनी, इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर रजिया सुल्तान का नाम दिया थ्रोन के लिए। एंड इंड्यूस द नोबल्स एंड द थियोलॉजियंस, जिनको उलेमा कहा जाता है। उलेमा का मतलब होता है जो लोग मुस्लिम्स के रूल्स को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए इसको आगे लाना था। हालांकि उलेमाज ने और नोबल्स ने इसको बोला कि भाई अगेंस्ट बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, वो लड़की है, ये है, वो है। दो ब्रीफ हर रूल हैड अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग फीचर्स। देखो छोटा रोल था इनका लेकिन इंटरेस्टिंग था काफी। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन द मोनार्की एंड द टर्किश चीफ्स। अब यहीं से क्या होता है, मोनार्की
और टर्किश जो चीफ्स होते थे आपस में उनके स्ट्रगल होने लगा, यानी कि रजिया सुल्तान का स्ट्रगल चलने लगा अपने ही चीफ के साथ में, जिनको द 40 या फिर द चहलगानी कहा जाता था। सो इल्तुतमिश हैड शोन, ये 40 कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते थे। Iltutmish had shown great deference to these Turkish chiefs after his death. So these chiefs, drunk with power and arrogance, wanted to install on the throne a puppet whom they could control. ये जो chiefs थे ये चाहते थे कि एक कठपुतली की तरह कोई रूलर हो जिसको हम कंट्रोल करें, लेकिन रजिया सुल्तान के साथ इनका पंगा ही खत्म नहीं हो रहा था। They soon discovered that though a woman, Razia was not prepared to play their game. उनको पता चल गया कि भाई रजिया अभी प्रिपेयर नहीं है इन सब चीजों के लिए। शी डिस्कार्डेड द फीमेल अप्रैल। देखो पहले पर्दा रखकर ही मुस्लिम विमेन को रहना पड़ता था, सो इसने ये चीज खत्म करी और पूरा एक कॉस्ट्यूम पहनकर, फेस अनरिवील्ड कर कर, अनवील्ड कर कर, और वो आने लगी अब, ठीक है, और कोर्ट के अंदर। शी इवन हंटेड एंड लेड द आर्मी इन वॉर। सो काफी अच्छी बात है। इल्तुतमिश वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी, ठीक है, इल्तुतमिश के वजीर थे जिसका नाम था निजाम उल मुल्क जुनैदी, हु हैड अपोज्ड हर एलिवेशन टू द थ्रोन, जिसने अपोज किया था, एंड बैक्ड एंड सपोर्टेड अ रिबेलियन ऑफ नोबल्स, और नोबल्स और उलेमास जो रिबेलियन कर रहे थे रजिया के अगेंस्ट, तो उसको सपोर्ट दिया इन्होंने। ओके, एंड होता क्या है अब आगे देखते हैं। एरा ऑफ बलबन। अब बलबन का टाइम आता है। बलबन 1246 से लेकर 87 तक, बहुत बड़ा टाइम होता है भाई ये। अब बलबन क्यों फेमस थे समझते हैं। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ओके, और अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं तो भाई कहीं कहीं पे इनका 1266 से 86 लिखा होता है, और कहीं कहीं 1246 से 87 लिखा होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। During the earlier period, Balban held the position of Naib or deputy to Nasiruddin Muhammad, a younger son of Iltutmish. So नसीरुद्दीन मोहम्मद के डेप्यूटी होते थे जो ये गयासुद्दीन बलबन है एक टाइम पर, और गयासुद्दीन जो बलबन है ये जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद के डेप्यूटी होते थे, और ये नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है ये इल्तुतमिश का छोटा बेटा था, whom Balban had helped in securing the throne in 1246। और बलबन ने पूरी हेल्प भी करी थी भाई। बलबन फर्दर स्ट्रेंथन्ड हिज पोजीशन बाय मैरिंग वन ऑफ हिज डॉटर्स टू द यंग सुल्तान। समझ में आ रहा है आपको, उसी सुल्तान की बेटी के साथ शादी कर ली। वाइल क्लेमिंग टू एक्ट एज अ चैंपियन ऑफ द तुर्किश नोबिलिटी, बलबन वॉज नॉट प्रिपेयर टू शेयर पावर विद एनीवन। बलबन जब सुल्तान बना वो किसी के साथ पावर शेयर नहीं करना चाहता था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूलर था, नॉट इवन विद द मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली। His despotism was such that he was not prepared to hear any criticism। वो किसी से कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं सुन सकता था। इवन उसने ये भी बोला था कि जो ये चहलगानी है, जो 40 नोबल्स हैं, इनका भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे बैठने का, चलो भाई खत्म, पावर खत्म कर दी टर्किश नोबल्स की। और ही डिड नॉट हेजिटेट इवन टू पॉइजन हिज कजन शेर खान, और अपने ही कजन शेर खान को पॉइजन देने में भी वो हिचकिचाया नहीं एक बार भी। और ही रिफ्यूज टू लाफ एंड जोक इन द कोर्ट, जब वो कोर्ट में बैठता था आकर कोई हंस नहीं सकता, कोई जोक नहीं मार सकता। और इवन गेव अप ड्रिंकिंग वाइन, और मतलब ये वाइन पीना भी छोड़ दी ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि वो सीरियस मूड में नहीं है। ओके, सो एम्फसाइज दैट द नोबल्स वर नॉट हिज इक्वल्स, जो नोबल होते थे उसके, जो और ऑफिसर्स होते थे वो उसके इक्वल नहीं है। ये डिफरेंस लाने के लिए उसने एक सेरेमनी स्टार्ट करी जिसको सिजदा कहा जाता है। आप फोटो में देख सकते हो, झुक कर सिजदा करो, पैबोज करो, यानी कि जो सुल्तान है उसके पैरों को किस करो, चूमो, ये उसने स्टार्ट करवाया। बलबन टुक द फॉलोइंग स्टेप्स, बलबन ने कुछ स्टेप्स उठाए। फर्स्ट स्टेप था हाई पोस्ट एंड बिग इक्तास वर कन्फर्ड ऑन हिज सन्स एंड नोबल्स, अपने नोबल्स और अपने बेटों को ऊंची पोस्ट पर रखा और बड़े बड़े इक्तास दिए, बड़े बड़े लैंड दिए। By following the rules of ancient monarchs like the emperors of the Iran, he adorned his court, ठीक है, and the distribution of high post and vast इक्तास was not done at random। रैंडमली नहीं भाई, किसी को भी इक्ता दे दिया जाता था, बहुत बड़ा लैंड दे दिया जाता था, किसी को भी हाई पोस्ट पे वो ला देता था रैंडमली, नो, बहुत ही कैलकुलेटिव था वो अपनी चॉइस को लेकर। और ओनली दोज वर अवॉर्डेड whom he could rely upon, जिसके ऊपर उसको भरोसा था उसी को ही वो देता था भाई ये सब।
राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज रेन, ठीक है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज रेन, यहाँ पे होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि बलबन बलबन ऑप्टेड फॉर मोनार्किकल, ठीक है, मोनार्कियल डेस्पोटिज्म इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द कुरान। कुरान को वो नहीं फॉलो कर रहा था अपने रेन के लिए, अपने रूल को चलाने के लिए। कुरान क्या है, होली बुक है इस्लाम की, एंड ही प्रेफर टू अडॉप्ट द रूल्स रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स ऑफ द ससैनिड, ठीक है, ससैनिड रूलर्स ऑफ पर्शिया। पर्शिया के रूलर्स के रूल्स वगैरह बहुत पसंद थे उसको। इवन देयर कोर्ट लाइफ वाज अ मॉडल फॉर हिम, और जो उनका साम्राज्य के अंदर, जो कोर्ट के अंदर, जो पूरा लाइफ के अंदर जो भी वो जो उनका स्टाइल था उसी को वो कॉपी भी करता था। द क्वेश्चन अराइजेज वाई ही डिड सो, क्यों कुरान को उसने नहीं अडॉप्ट किया? बिकॉज द आंसर इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, हाउ ही कुड मेक द कुरान द गाइड फॉर हिज गवर्नमेंटल वर्क, जबकि गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ कुरान का लेना देना ही नहीं है। ऑल्दो बलबन हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, बलबन की स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, ही डिड नॉट लेड एनी डिस्टेंट एक्सपेडिशंस, कहीं ज्यादा दूर एक्सपेडिशंस पे वो नहीं गया, एक्सेप्ट द वन टू बंगाल, बंगाल में तो भाई बंगाल में तो गया था वो, और टू एक्सपेंड द एम्पायर फॉर फियर ऑफ मंगोल अटैक ऑन दिल्ली। बलबन डाइड इन 1286, ये मर गया भाई। ही वॉज अनडाउटली वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली, ठीक है, एंड पार्टिकुलरली ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। बाय असर्टिंग द पावर ऑफ द मोनार्की, बलबन स्ट्रेंथन द दिल्ली सल्तनत, काफी ज्यादा मजबूत करा इसने दिल्ली सल्तनत को। बट इवन ही कुड नॉट फुली डिफेंड नदर्न इंडिया अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ द मंगोल्स, लेकिन मंगोल बार बार आ जाते थे भाई, बार बार इन्वेड कर रहे थे इंडिया को और अटैक कर रहे थे। बलबन हैड टू डील विद इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थी, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी थी। द मंगोल्स वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू अटैक द सल्तनत, मंगोल्स जो थे वो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे किसी तरीके से अटैक करें वो। द इंडियन रूलर्स वर रेडी टू रिवोल्ट एट द स्मॉलेस्ट अपॉर्चुनिटी, distant provincial governors wanted to gain independence and the outskirts of Delhi were often plundered by the Mewatis, दिल्ली के बाहरी इलाकों पर मेवाती लोग भी अटैक करते थे भाई। टू हैंडल ऑल these problems he adopted a stern policy and organized a strong central army, काफी अच्छी आर्मी बनाई to deal with such issues. In 1279 CE, तुगरिल खान द गवर्नर ऑफ बंगाल रिवोल्टेड अगेंस्ट बलबन, भाई तुगरिल खान ने आवाज उठा दी इसके अगेंस्ट। बलबन सेंट हिज फोर्सेस टू बंगाल एंड तुगरिल खान वाज बी हेडेड, भाई सर उड़ा दिया उसका। बलबन अपॉइंटेड हिज सन बुगरा खान एज द गवर्नर ऑफ बंगाल, और फिर इसने अपने ही बेटे को वहां का गवर्नर बना दिया। इन द नॉर्थ वेस्ट द मंगोल्स रीअपियर्ड, और नॉर्थ वेस्ट में मंगोल फिर आने लगे। एंड बलबन सेंट हिज सन प्रिंस मोहम्मद अगेंस्ट देम, और अपने बेटे महमूद को उसने भेजा वहां पे मंगोल्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए। बट द प्रिंस वॉज किल्ड इन द बैटल, पर मंगोल से वो नहीं लड़ पाया, हार गया, जिससे थोड़ा सा मोरल जो था वो ब्लो हुआ, उसको ब्लो मिला। बलबन डाइड इन 1287, ठीक है, और उसके बाद ही वॉज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये मैंने आपको बता दिया है। आफ्टर द डेथ ऑफ चंगेज खान 1163 to 1227, the Mongols did not have a single united empire. चंगेज खान के टाइम पे मंगोल्स यूनाइटेड थे, लेकिन जब चंगेज खान की डेथ हो गई तो जो ये वास्ट एम्पायर था वो उसके सन्स और ग्रैंड सन्स में स्लाइस कर दिया गया, बट गया। हिज डिसेंडेंट्स हु रूल्ड ओवर तुर्किस्तान एंड ट्रांसोक्सेनिया, ठीक है, वर कॉल्ड चगताई, जो तुर्किस्तान और ट्रांसोक्सियाना में रूल करते थे उनको चगताई कहा जाता था। एंड दोज ऑफ द हलाकू डिसेंडेंट्स, जो हलाकू के डिसेंडेंट थे जो पर्शिया पे रूल करते थे, उनको खान कहा जाता था, ठीक है। द मंगोल्स अंडर चगताई रूलर्स अडॉप्टेड अ एग्रेसिव पॉलिसी, जो चगताई रूलर्स थे, जो मंगोल्स थे, वो काफी एग्रेसिव थे दिल्ली के अगेंस्ट। एंड सिंस दे हैड सफिशिएंट मिलिट्री स्ट्रेंथ, सो भाई वो काफी ज्यादा, उनकी मिलिट्री भी काफी सफिशिएंट थी, तो बस काफी रियल थ्रेट था ये। टू बिगिन विद To begin with, Balban deputed his eldest son Prince Muhammad to take charge of the northwest frontier, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है, ओके। एंड उसके बाद में अगर आपको बताऊं, दिस अरेंजमेंट वाज फॉलोड बाय पुटिंग सूनम समाना अंडर द कमांड ऑफ बुगरा खान हु हैपेंस टू बी द सेकंड सन ऑफ बलबन, और अपने बेटे बुगरा खान को भी भेजा। Malik Barbek was also kept ready in Delhi. However, all these commanders had to operate jointly if the situation demanded so. So perhaps each of them was supplied 17,000 to 18,000 horsemen.
Besides taking these steps, बलबन ordered building of new forts and repairs of old forts. इसने भाई नए नए forts बनवाना स्टार्ट कर दिए और पुराने जो forts थे उनकी रिपेयरिंग स्टार्ट करवा दी. ही established थानास. थाना जो होता है पुलिस थाना जिसको मिलिट्री पोस्ट कहा जाता है, इसी ने स्टैब्लिश करवाई. All these steps were quite meaningful, but still the vast border could not escape occasional inroads of Mongols. पर इतना बड़ा बॉर्डर था कि मंगोल्स आते ही रहते थे, आते ही रहते थे. ये बहुत इम्पॉसिबल हो रहा था. सीलिंग ऑफ द एंटायर बॉर्डर वाज अ गिगनेंटिक टास्क. ठीक है, गिगनेंटिक टास्क था भाई कि पूरा बॉर्डर सील कर दो. द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ द दिल्ली सल्तनत वर टू इनएडिकेट. भाई मिलिट्री रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अच्छे नहीं थे. However, thanks to Balban's measures, a large part of his empire remained safe. लेकिन फिर भी अपना बहुत अच्छा खासा एम्पायर का पार्ट था, इसने बचा कर रखा. बट ये इसी तरीके से भाई उसने अपने बेटे को भी खो दिया और वो खुद भी मर गया था. तो इसी के साथ ये चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है खत्म होता है. नेक्स्ट पार्ट में खिलजी डायनेस्टी के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा. वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, तो आप प्लीज वीडियो को जरूर देखें. चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें. जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया.